इस समय जो भी घट रहा है इस दुनिया के अंदर और उसका जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो मोटा मोटा तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा या ऐसा नहीं है, इसकी भरपाई कई महीनों तक होती रहेगी और वो आप और हम ही करेंगे, मतलब हमारे लिए जीवन महंगा होगा? विपिन जी, मुझे लगता है आप दो चीज का इनफैक्ट बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे। एक तो मुद्रास्फीति, तेल के दाम बढ़ने से, दूसरा चीज डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन। जब चारों तरफ लोगों का परचेजिंग पावर कम होगा, नौकरी जाने से, नौकरी में इजाफा, बोनस ना आने से, इंक्रीमेंट ना आने से, या सिर्फ कंपनी के बिकवाली से, तो दोनों एक साथ, मुझे अगर वो एक साथ का सिचुएशन आता है तो उसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है, कि यानी कि इन्फ्लेशन का दौर है लेकिन एक्चुअली डिफ्लेशनरी कंडीशन में बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है। बट अगर साधारण तरीके से कहे तो मुझे ये लगता है कि हमारा इन्फ्लेशन वाला रिस्क जितना है उससे कहीं ज्यादा है डिफ्लेशन वाला रिस्क। वो क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी आपने देखा है जिस तरीके से वो दाम बढ़ने के बावजूद तेल खरीद रहे हैं और खरीदते जाएंगे। इससे फिस्कल गवर्नमेंट सरकार वगैरह का क्या होगा वो अलग चीज है, अलग समय में हम बात कर सकते हैं। बट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो ऑयल के दाम बढ़ने से जो होगा, उस पर काफी देर तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस पर अंकुश लगा के रखेंगे। लेकिन चूंकि इसके वजह से सरकारी एक्सपेंडिचर कम होगा, हर सेक्टर में खरीदारी कम होगी, गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज की जिसे कहते हैं सेल्स कम होगा, इस वजह से मुझे लगता है हम ईरान वॉर के वजह से डिफ्लेशन का वार ज्यादा इफेक्ट फील करेंगे। यानी कि हर तरफ परचेजिंग पावर की कमी आएगी और वो काफी दिनों तक रहेगा। उसका इफेक्ट सुधारने में समय इसलिए भी लगेगा, खासकर इसलिए क्योंकि हम अभी इस वक्त वी वर इन अ स्लाइटली डिफ्लेशनरी सिचुएशन में नहीं थे, बट स्लो इन्फ्लेशन था। वो बढ़ के एकदम 7%, 8% टाइप का इन्फ्लेशन में आना आई डोंट थिंक इस वक्त का हम लोग देख रहे हैं। हालांकि आप कह रहे थे कि आरबीआई का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के चांसेस है, बट मुझे नहीं लगता है आरबीआई बढ़ाएंगे। इनफैक्ट आई एम फेयरली क्लियर, आरबीआई इस बारी के आरबीआई रेट पॉलिसी में तो जरूर नहीं और अगले बारी भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसके वजह से ये जो चारों तरफ से जो कंट्रोल आएगा, सरकार ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का हिट ले चुके हैं अपने फाइनेंस पे, पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी घटाकर। उससे भी ज्यादा बोरोइंग, खरीदारी जो चल रही है थ्रू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी डिफ्लेशन बहुत ज्यादा शंका है, बहुत ज्यादा चांसेस है। खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर्स में वैसे ही प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसका सेल्स का कम प्रॉब्लम है, बिकॉज वेस्ट एशियन रूट्स खतरे में है। तो ओवरऑल मुझे डिफ्लेशन इज द वर्ड दैट आई वांट टू यूज। जी ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेशन जो होगा होगा, लेकिन एक डिफ्लेशन वाली स्थिति बन सकती है और ऐसे में कई सिनारियो होंगे। और जो आरबीआई वाली बात थी थोड़ा हाइपोथेटिकल सिनारियो था कि चेन ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही कि शायद ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहरहाल हर्ष जी, ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब अभी सर ने समझाया कि डिफ्लेशन मतलब जब आपकी परचेजिंग पावर घटेगी और लॉन्ग टर्म में खुद सरकार अपने अनुमान में कह रही है कि उनको लग रहा है कि ये लंबा चला या इसके इम्पैक्ट और आए तो आपको थोड़ा सा महंगाई का भी वो पिंच होगा। ऐसी स्थिति में किसी को किस तरीके से अपने बजट को या अपने रोजमर्रा की चीजों को अब देखते हुए कि जब ये एक महीना निकल चुका है और कोई अंत हमें आसपास नहीं दिख रहा, मैनेज करना चाहिए? तो वेल देखिए विपिन जी, अगर ये वॉर खत्म भी हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि एक 6 महीना लगने वाला है ये सप्लाई चेन को वापस नॉर्मलाइज होने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये है कि क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है, इनपुट जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो इनपुट के जो फैक्टर्स हैं उनमें सप्लाई चेन में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है। अब इसका असर जो है वो एक्चुअली अगले क्वार्टर में दिखने लगेगा इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें,
कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे खर्च हैं हमारे जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करते हैं आज की तारीख में, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी एसेंशियल्स या बेसिक आइटम्स में भी आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि उनके भी एलपीजी सप्लाई की दिक्कत आ रही है। तो आज की तारीख में एक नॉर्मल हाउस होल्ड के जो हैं वो खर्चे ऑलरेडी मैं कहूँगा कि बढ़ना चालू हो चुके हैं, और ये और आगे जाते हुए बढ़ेंगे अगर हम कोई भी इस वॉर में कोई भी अगर रिलीफ नहीं देखते हैं। अब जो फैमिली हाउसहोल्ड्स हैं उनको क्या करना होगा? 1, बहुत क्लियरली एस्टिमेट करें कि ये 6 महीने की प्रॉब्लम होने वाली, ना कि 1 या 2 महीने की। तो अगर आप कैश फ्लोज प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई भी खर्चे प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये अनुमान लगा के करना होगा कि ये जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं वो करीबन 6 महीने तक 100% रहने वाली है। तो आप ये भी सोचें कि आज मेरे पास कैश फ्लो अभी के लिए ठीक है, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। आई थिंक ये एस्टिमेशंस आपको अभी से कर लेना होगा कि ये प्रॉब्लम 6 महीने तक कम से कम रहने वाली है। दूसरी पॉइंट ये है कि क्योंकि मार्केट्स में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर कई बार जब आपकी इनकम अफेक्ट होती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डिपेंड करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी अभी लिक्विडेट करने लायक नहीं रहे हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट्स, अगर जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड है, उनके पोर्टफोलियोज रेड में दिख रहे होंगे, और आगे जाते हुए भी अगर हम देखें कि अगर ये वॉर खत्म नहीं होता है तो मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, विच मीन्स आप वहां से भी लिक्विडेट करने के जो आपके ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपके स्ट्रेन रहने वाला है। दूसरी साइड पे जो खर्चे हैं, जो बेसिक एसेंशियल खर्चे हैं, मैं डिस्क्रिशनरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मैंडेटरी एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। अगर आप डिस्क्रिशनरी खर्चों पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये जर्नी जो है अगले 6 महीने की कम से कम, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो आई थिंक कैश फ्लो स्टैंड पॉइंट्स में आपको वो मैनेज करना होगा। एक चीज आपने शुरुआत में बहुत सही कही थी कि जो आपके नॉन एसेंशियल खर्चे हैं, अगर आप छुट्टी पे जाने की सोच रहे हैं या कोई गाड़ी या कुछ ऐसे खरीदने की सोच रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि ठीक है अभी आपके पास लिक्विडिटी थी तो आप उसे अपनी कार को अपग्रेड कर रहे हैं या कोई और दूसरे खर्चे कर रहे हैं, तो उस पे आपको एक बार विचार करना होगा, और अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकें तो ज्यादा बेटर होगा, जब तक क्लैरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो एक मैक्रो बात हो गई। जब मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो थोड़ा माइक्रो एनालिसिस आपसे चाहूंगा कि एग्जैक्टली आप करें कैसे। फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है, कई बार बिल आता है आप भर देते हैं, ध्यान भी नहीं देते कितनी चीज़ें हैं, क्या वहाँ से शुरू करें कि उसमें से नॉन एसेंशियल चीज़ों को हटा दें, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, ये वो तमाम चीज़ें, वो कैसे मैनेज करें, वो माइक्रो लेवल पे क्या होगा उसके लिए मैं आऊँगा। उससे पहले शुभमय मुझे ये बताएं कि अभी एक कोविड सिचुएशन भी हमने देखा था जहाँ पर बहुत सारी आर्थिक चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी। एक ये सिचुएशन है, दोनों हालांकि सिमिलर सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या उसमें से हम कुछ इकोनॉमिक सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं? क्या कोई हम उसमें एक पैटर्न फाउंड आउट कर सकते हैं कि ये उस समय भी ऐसा हुआ था जब सब चीज़ें थोड़ी रुक सी गई थी, या उनका इम्पैक्ट आया था एक इकोनॉमिक, इस बार भी एक अलग तरीके से एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसका एक अपना इकोनॉमिक कॉस्ट है? विपिन जी, पैंडेमिक के समय में जो हुआ था उसका इफेक्ट दूसरा था कि उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका का, खासकर मिडिल क्लास का जो काफी वोकल रहते हैं, उनके इनकम फ्लो में कमी नहीं आई थी, जिसलिए पोस्ट पैंडेमिक जिसे कहते हैं हम रिवर्स डिमांड या रिवेंज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस बार ही उसका गुंजाइश नहीं है। दिस इज अ डिमांड डिस्ट्रक्शन। डिमांड डिस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि वही मिडिल क्लास के ऊपर ही सबसे बड़ी वार आएगा कि सरकार भले ही, एंड मैं आई एम श्योर करेंगे, और भी ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे टू द पुअर पीपल, कि बैंक सपोर्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो डिमांड डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जिसका आपने शुरुआत में ही डिस्क्रिप्शन दिया था, वो उसका इफेक्ट काफी ज्यादा लॉन्ग सस्टेनिंग होगा। और इसलिए मैं डिफ्लेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर कंपनी का, हर बिजनेस का जो अपसाइड था, जो ग्रोथ का पोटेंशियल था, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो कि सप्लाई शॉक ना रहे, और दूसरा उनका कॉस्ट्स ना बढ़े। विपिन जी, जैसे आप रुंगता जी बता रहे थे कि कॉस्ट्स भी बढ़ेंगे बहुत सारी चीजों के। हालांकि कॉस्ट्स कितना बढ़ेंगे वो अभी कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट डेफिनेट
सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है और इसके चलते कंपनीज विल बी कटिंग कॉस्ट्स, कटिंग कॉस्ट्स एम्प्लॉयज वगैरह इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए मैं मानता हूं एंड आई थिंक दैट क्योंकि उस चीज के ऊपर कोई सपोर्ट सरकार के लिए देना मुश्किल है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह उस तरह से हमारे देश में उस तरह से हम लोग का मतलब वी डोंट हैव द कैपेसिटी, फ्रैंकली हम लोग काफी लो पर कैपिटा इनकम कंट्री, हम लोग उसका कैसे भरपाई कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए उसका जो डिमांड शॉक आएगा उसके वजह से एक्सपोर्ट का, जैसे मैंने बताया है, बहुत सारा काफी इसका इम्पैक्ट रोल ओवर काफी दिनों तक रहेगा। और खासकर गवर्नमेंट एक बारी जब पेट्रोल डीजल का खर्च उठा रहे हैं और उसके चलते जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उस पर रोक लगा के बैठे हैं, तो नेचुरली उनके लिए बाकी सारी चीजों का भरपाई करना बहुत मुश्किल रहेगा, अनलेस दे डोंट ह्यूज फिस्कल बोरोइंग, एंड उसका फिर उल्टा इफेक्ट होगा सर, बिकॉज जब सप्लाई नहीं आ रहा है, डिमांड प्रोडक्शन नहीं है, उस पर आप इतना ज्यादा अगर कैश मार्केट में आ जाए तो दैट कैन फिर स्टैग्फ्लेशन क्रिएट कर देता है। और ये सरकार इज वेरी कंजर्वेटिव, दे नो कि वो चीज करना नहीं चाहिए। जी, तो मिलाकर मैं फिर से वैसी का ही कह रहा हूं कि ये वाला पैंडेमिक क्षेत्र के समय से अलग है। उस वक्त लोगों को रोकना पड़ा था, कंजम्पशन करना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी नहीं था, और इससे स्मॉल ग्रुप को प्रॉब्लम हुआ था जिनके लिए देयर वाज अ रिलीफ। राइट। मच लार्जर झमेला। तो ये अलग है सिचुएशन काफी ज्यादा, और शुभमय ने उसे अच्छी तरह बताया कि वहां पर तो देखा था कि सब रुक गया था, लेकिन जब लौटा तो बहुत डिमांड आई। वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सिचुएशन, ये जो ताना बाना है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक